गुड इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 101 में आप सभी का वेलकम है और आज का हमारा विषय है सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल बोर्ड एग्जाम। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर से आज एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ है मुकेश जी गुप्ता। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, मुकेश जी गुप्ता जी इज द फाउंडर ऑफ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट NAT in the country and has also founded several special schools and institutions in the field of disability and rehabilitation. He has been associated in numerous capacities with CBSE, RCI, and undertaken joint work with UNESCO. He has been awarded by Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, and is the chief editor of Sehat Journal. He has written and edited several papers and work on mental health, happiness, education, counseling, and authors several psychometric tests. Recipient of over 40 national and international awards, he has started a WOW series for learning the art of being happy. So, sir, first of all, a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. Thank you, Anita ji, for having me. It's my honor, sir. So, sir, today series 101 शब्दों की बात series का topic है significance of school board exam. So, my first question is, what are the significance of board exam? प्लीज मुझे और मेरे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। हाँ, चलिए देखिए, ये जो स्कूल व्यवस्था बनी हुई है हमारे देश में आज, और देश में क्या पूरे दुनिया में स्कूलिंग को एजुकेशन को प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक स्कूल की व्यवस्था बनाई गई। क्योंकि ये माना गया कि सभी के बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करके उन बच्चों को एक पारंपरिक तौर से हटा के, जो हमारा गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें एक टीचर, एक गुरु शुरू से लेकर अंत तक उस शिष्य को पढ़ाता था, वो व्यवस्था जब 1800 लगभग 80 के आसपास जब मैकमिलन एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हुआ, जो हुआ, उस समय उसको हटा दिया गया। और अब उसमें फिर ये जो क्लास 1 to 12 का ये जो फॉर्मूला है लगाया गया। तो इस एजुकेशन सिस्टम में ये माना गया कि सभी बच्चों को हम डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, और ग्रुप करके उनकी आईक्यू के अनुसार या उनकी एज के अनुसार, आईक्यू की बात है तब नहीं आई थी, केवल एज के अनुसार हम उनको एक क्लास वाइज हम बांट देते हैं। और उनको जो शिक्षा देनी है वो ऊपर से नीचे, यानी टीचर स्टूडेंट को एजुकेशन देता है, और उनको इस व्यवस्था के लिए उनको दे दिया जाए, ताकि जब जो ताकि ये कवायद ये थी कि हमें लोग पढ़े लिखे चाहिए, लोगों को पढ़ाना है ताकि उनसे काम कराया जा सके। पहले जो एजुकेशन दी जाती थी उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हमें लोग चाहिए जो काम कर सके, खासतौर क्लरिकल वर्क, बाबू का जो काम होता था, जो एजुकेशन जो हमारे ब्रिटिश राज में चली है, खासतौर वो यही रही है कि किस प्रकार से हमें लोग जो पढ़ने लिखने वाले लोग चाहिए। तो आपने देखा होगा, लोग कहते हैं थोड़ा पढ़ लिख लो, थोड़ा सा कुछ कर लो। तो पढ़ लिख लो मतलब कि पढ़ लिख कर, दैट वाज अ बेसिक लिटरेसी जिसे बोलते हैं, लिटरेसी का ही वो टारगेट था। तो एजुकेशन सिस्टम का टारगेट तब शुरुआत जब हुई एजुकेशन सिस्टम इंडिया में, आफ्टर द ब्रिटिश दे लॉन्च द एजुकेशन सिस्टम, वाज प्राइमरीली टू create a literate population to serve the orders and the diktat of the colonial system। तो उसमें कहीं भी ये शिक्षा का से ज्यादा आई थिंक पढ़ने लिखने का ही महत्व था, और तभी शायद ये चलन चलता आ रहा है पढ़ाई लिखाई करिए। तो उस समय चूंकि कोई एग्जिट टेस्ट नहीं था, ये बोर्ड एग्जामिनेशन जब वो लेते थे, तो बोर्ड एग्जाम को ही एग्जिट टेस्ट माना लिया जाता था कि बोर्ड एग्जाम पास हो गया या फेल हो गया। इतना ही है कि एक हमें रिफ्लेक्शन मिलता है पर्सन की प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक्स टुवर्ड्स द एरिया विच हैज बीन टॉट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो जी। बच्चे को पढ़ाया गया और बच्चे ने जितना उसका मोटिवेशन था और एप्टीट्यूड था और उसका इंटरेस्ट था, उसके अनुसार उस पेपर को अटेम्प्ट किया, और जो उसके मार्क्स आए वो केवल उसका रिफ्लेक्शन है। हो सकता है बच्चा उससे बहुत फार बेटर हो एकेडमिक्स में, लेकिन उसका मोटिवेशन नहीं था, उसको टीचर अच्छा नहीं लगता था, उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता, या उस दिन एग्जाम वाले दिन उसका मन बहुत दुखी था, तो उसने एग्जाम नहीं दिया। तो बोर्ड एग्जाम इज टोटली, आई वुड से, अ नॉन रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द स्टूडेंट हैज लर्नड ओवर द इयर्स। एंड लेट मी टेल यू Absolutely, sir. अनीता, एक एक बहुत बड़ा सच जो आपके सामने है, ये 100,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चल रही है देश में,
उन सब का उद्देश्य ये है कि बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स में कैसे अच्छे नंबर बनाए जाएं, फ्रंट पेज पे कैसे उनकी फोटो आए। और हर जितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, वो अपनी फोटो छापते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन होता है बच्चों का मार्क्स के ऊपर। मैं चाहूंगा उस बारे में आप जरूर बात करें। और ये बहुत ही विषय मतलब विश्व वाली या विषैली चीज होती जा रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और मुझे याद आता है, मैं प्रोफेसर यशपाल से जब बात करता था, और शायद आज वही दिन देख रहे हैं कि जब क्या हम कहाँ थे और कहाँ बढ़ते जा रहे हैं। चलिए फिलहाल मैं डेफिनेटली। कहूँगा आप अगला फिर आगे चलते सो सर, जैसे कि हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, और वीक बैक वी गॉट अ रिजल्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। और इस बीच में सर, अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज या मार्क्स को लेकर भी, एंड सब्जेक्ट वाइज लाइक साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स वाइज भी, स्ट्रीम वाइज भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन रहता है कि किस स्ट्रीम में आपके हाईएस्ट मार्क्स आए। अगर मैं बोलूं फॉर द पर्सन की 98% किसी बच्चे के आए हैं, तो क्वेश्चन ये होता है कि स्ट्रीम क्या है। साइंस है तो बहुत बढ़िया बात है, ह्यूमैनिटीज है ओ ओके ये तो इजी है। तो ये जो इस तरह का एक डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स पे? मैं बेसिकली जानना चाहूंगी उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है सर? देखिए अनिता जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और ये मेरे बहुत इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड द डिस्क्रिमिनेशन व्हाट यू से अबाउट मार्क्स, इन मार्क्स, ये तो शुरुआत इसकी तभी हो जाती है जब क्लास 11 12 में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता कि वो कॉमर्स लें, साइंस लें, आर्ट्स लें। इसी शुरुआत तो वहीं से जन्म हो जाती है। बिल्कुल बच्चा सर। पढ़ना कुछ चाहता है, उसको मिलता कुछ है। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें चॉइस फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स रखा गया है कि स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम दिया गया है, बट अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। और बहुत तेजी से मतलब हमें काम करने की जरूरत है। बट हमारे देश में जो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई थी एप्टीट्यूड टेस्टिंग की, वो कहीं ना कहीं बीच में छूट गई है। जब तक वो दोबारा शुरू नहीं हुआ तो बच्चों को मालूम ही नहीं कि एप्टीट्यूड क्या है मेरा। और एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द फोरमोस्ट टूल्स और टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन बाय एनी चाइल्ड और पेरेंट। बट आज की तारीख में क्या हो रहा है, माँ बाप डिसीजन लेते हैं कि मेरा बच्चा साइंस लेगा, मेरा बच्चा कॉमर्स लेगा, प्रिंसिपल से लड़ते हैं, स्कूल में लड़ते हैं। स्कूल्स कहते हैं नहीं जी हम ये नहीं देंगे, ये देंगे। देने वाले कौन हैं और लेने वाले कौन हैं? अरे पढ़ना है किसी को पढ़ने दीजिए। क्या पहली बार में कोई पढ़ के तो कोई वो बनेगा नहीं, करेगा नहीं। तो ये जो बिल्कुल। व्यवस्था जो बनी हुई है कहीं ना कहीं बहुत इसमें झोलमाल है, बहुत कुछ करना बाकी है। देर हैज बीन लॉट ऑफ एफर्ट, बट इतना सिंपल चूंकि नहीं है तो इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। देर हैज बीन लॉट ऑफ एफर्ट विच हैज गॉन इनटू इट। जो लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाकी जनता जो है, बाकी जो 90% लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा हमारे पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा और सजग होना पड़ेगा, और एक्टिव होना पड़ेगा, और ओपन फ्लेक्सिबल एंड एक स्टेक होल्डर से टॉक करना चाहिए, मिलके बात करना चाहिए। और जो मूल रूप से आपका जो क्वेश्चन था कि भाई बच्चों को क्या मार्क्स मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। पहली बात तो मार्क्स है क्या, व्हाट इज मार्क्स। अभी आपने जैसे पहला क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम्स क्या हैं, आपने मुझे जी। सिग्निफिकेंस किया। मैंने कहा पहले ही पूछ रहे थे, पहले ये सवाल तो इससे पहले आपको पूछना चाहिए बोर्ड एग्जाम क्या है, वो मैंने जवाब दिया आपको। जी। अब आपको पूछना चाहिए कि मार्क्स क्या है। मार्क्स अच्छे बुरे तो बात की बात है। जी। पहली बात, मार्क्स है क्या। मार्क्स इज जस्ट द रिजल्ट on the basis of the questions asked by an examiner who doesn't teach the child। मतलब बेसिकली जो बच्चा टीचर को, जो टीचर बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब स्कूल में उसको पढ़ाया गया नहीं गया मालूम नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाया जाना चाहिए था, ये पॉलिसी मेकर बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। लेकिन क्या वो बच्चों को पढ़ाया गया? नंबर वन। नंबर टू, बच्चे ने खुद पढ़ा या नहीं पढ़ा? नंबर तीन, उसके बाद किस विषय को कितनी डेप्थ में पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया? तो जो बाइसेस हैं, जो इसमें स्क्यूनेस है, वो इसीलिए आ जाती है। बट बहरहाल हम मान लेते हैं कि चलो बच्चों को पढ़ाया भी गया होगा, सब कुछ किया होगा। मार्क्स क्या है? व्हाट इज मार्क्स इज जस्ट mere रिफ्लेक्शन ऑफ the 3 hours or 2 hours or the time what the child has sat in the examination hall to and whatever he has attempted as a result। आप 10 बार चपाती घर में रोज जो खाना बनाते हैं, वो 10 बार चपाती बनाते हैं, चपाती बार बार गोली आती है क्या? आप 10 बार गोल मार, क्या मेसी जो फुटबॉल खेलता है हर बार गोल मारता है, क्या गोल होता ही है क्या? क्या तेंदुलकर साहब ने जो जब चौके छक्के मारे, क्या हर बॉल में चौके छक्के मारे क्या? ऐसा नहीं है। कोई दिन अच्छा भी होता है, कोई दिन बुरा भी होता है। लेकिन ये जो बोर्ड एग्जाम की व्यवस्था हमारी है, एक दिन में एक समय पे पूरा देश बैठेगा, 3 घंटे एग्जाम देगा, और उसमें एक बड़ा सा लेबल लग जाएगा कि आपके मार्क्स इतने हैं।
मैं चाहूंगा अनिता जी, इस प्रथा को रोकिए। हमें रोकना है। ये मार्क्स इज से जीवन बहुत बड़ा है। मार्क्स इज जस्ट अ मियर रिफ्लेक्शन ऑफ द रिजल्ट ऑफ व्हाट द चाइल्ड हैज स्कोर्ड अगेंस्ट द आंसर ही हैज गिवन टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चंस भी आप समझते हैं, क्वेश्चंस भी लोग कई बार सुनने में आए, क्वेश्चंस भी सही नहीं थे, या क्या होता है क्या नहीं होता है, 100 से ऊपर भी मार्क्स मिल रहे हैं लोगों को। तो क्या हमारे क्वेश्चन, वेदर क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस व्हाट इज सपोज टू बी आस्क्ड, पहली बात सवाल क्या हमारा सही था, ये किसी ने चेक किया? क्या क्वेश्चन पेपर जिसने पढ़ाया उसने बनाया, या किसी रिमोट लोकेशन में किसी ने बैठ के क्वेश्चन पेपर बना दिया, पूरे देश में वो क्वेश्चन पेपर चला गया? उसका डिफिकल्टी लेवल किसी ने चेक किया क्वेश्चन पेपर का? क्या क्वेश्चन पेपर की भाषा का जो उसे बोलते हैं अनुवाद होता है अलग अलग भाषाओं में, क्या वो प्रॉपर रहा? क्या क्वेश्चन पेपर का जो आंसर दिया गया बच्चे द्वारा, क्या वो सही से मार्किंग हुई? अगर हुई तो फिर रीटोटलिंग रीकैलकुलेशन क्यों होती है, रीअसेसमेंट क्यों होता है, और उसमें मार्क्स बदलते क्यों हैं? क्या जब जो कितना इंडिविजुअल बायस आता है टीचर, जब वो क्वेश्चन पेपर आंसर सिर्फ चेक करते हैं, आंसर स्क्रिप्ट को चेक करने के लिए जो जो राशि धनराशि दी जाती है, अनिता जी आपको मैं बताऊंगा तो आप, अब तो मालूम आज के तारीख में क्या मालूम मालूम नहीं, बट आई नो ऑफ माई डेज कि लोगों को शायद मतलब कुछ भी पैसा नहीं मिलता था एक आंसर स्क्रिप्ट चेक करने का। बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं। यस तो सर। ये जो चीजें हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया, आंसर क्या दिया गया, और क्या मार्क्स दिए गए, और क्या मार्क्स टाइप होके कंप्यूटर में आ रहे हैं, ये सब चीजें तो छोड़ दीजिए। लास्ट वीक पूछा था कि हम क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट मतलब ये तो एक लॉटरी सिस्टम हो गया है। मतलब आपने दिया करा स्टैंडर्डाइजेशन और वैलिडिटी रिलायबिलिटी तो होनी चाहिए ना इसकी। तो व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस रिजल्ट? जब तो ये जैसे कि रिलायबिलिटी। जी। अभी आपने क्वेश्चन भी किया था, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपने यूज किया कि हम अभी कॉलेज में एग्जाम्स के लिए बच्चे एग्जिट के लिए बच्चे 12th और 10th के एग्जाम्स देते हैं और सीयूईटी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो हम जो अभी इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं कि बच्चों का क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चंस कौन बनाता है, तो आपको नहीं लगता कि अब वो कहीं ना कहीं एक वो जो मोटिवेशन भी है बच्चों का कि हमें 12th क्लियर करना है, आगे हमें करियर चूज करना है, तो बच्चों के ऊपर ना एक प्रेशर एग्जाम्स का बना ही हुआ है कि बोर्ड एग्जाम्स दिए, अब फिर रिजल्ट का प्रेशर, फिर सीयूईएट का एग्जाम का प्रेशर, फिर उसके रिजल्ट का प्रेशर, तो बच्चे तो मतलब एनी बच्चे प्रेशर ही प्रेशर में है। तो इतना सारा अरे ये जो बच्चों का मेंटल हेल्थ है। जी, ये प्रेशर कुकर बन गया है बच्चा। हाँ और बिल्कुल जब सर, उससे बिल्कुल। माँ बाप कुछ पूछते हैं वो फट पड़ता है, और बच्चे माँ बाप कहते हैं मैं तुमसे कुछ बात नहीं। आज की जो युवा शक्ति है, जो जी युवा है हमारे, इतने इतने ज्यादा मेंटल प्रेशर के अंदर है। बहुत सही विषय आपने उठाया है। ये वाकई में हकीकत है। कितना प्रेशर है। उनको फैशन भी लेटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्लासरूम में उनका जो पीयर ग्रुप है उनको निग्लेक्ट करता है। बिल्कुल सर। हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात करें, जो भाषा की बात करें, कितने सारे चैलेंजेस है बच्चों में स्कूल में जाने के लिए। वो सब भी बात करने के बावजूद है, उनकी कुछ अपनी टिपिकल एबिलिटीज में फर्क हो सकता है। वो सब भी अगर दरकिनार करते हैं, तो आप जो आपने कहा ना कि केवल पढ़ाई का इतना प्रेशर है, और ये जो शब्द होते हैं ना क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है? बोर्ड एग्जाम क्या होगा जी उससे? सर। बोर्ड एग्जाम क्लियर करने से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम क्लियर करने से क्या हम, क्या नौकरी मिल जाएगी? क्या आप मुझे गारंटी करते हैं? क्या जो नहीं। कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, जो दुनिया के मिलियनर्स बन रहे हैं, जो ड्रॉप आउट अच्छा हुआ ड्रॉप आउट हुए तो मिलियनर शायद बन गए, और क्लियर करते तो शायद वो अच्छी कही है कि नौकरी लेते। तो आर वी क्रिएटिंग जॉब सीकर्स, और आर वी क्रिएटिंग जॉब गिवर्स, और मे बी पीपल हु आर लिविंग फुलर लाइफ, बेटर लाइफ, मोर एम्पावर्ड लाइफ? वो उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जो सिलेबस बनाना, और आजकल जो बहस चल रही है कि एनसीईआरटी से ये चैप्टर निकाल दिया गया है, ये डाल दिया गया है, ये तो मेरे को मान लगता है कि कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से हम हमें बहुत कुछ सीखना है। बच्चों, जो बच्चे जैसे हम लोग जैसे हैं, जिन्होंने अपना जीवन, मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, और मैंने जो कठिनाइयां देखी अपने जीवन में ड्यू टू माई बोर्ड एग्जाम्स, ड्यू टू माई रिजल्ट्स, कहीं ना कहीं हम लोगों को इस सिस्टम में हमें मिलके काम करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां, और आने वाली क्या, इवन जो प्रेजेंट पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं इससे इसका नुकसान ना भुगते। जैसे हमने एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करी, चाहे हमने जी इंटरेस्ट इन्वेंटरी की बात करी, ये सब होना जरूरी है। और प्रेशर आना लाजमी है। प्रेशर आना बिल्कुल। लाजमी क्योंकि है, पीयर प्रेशर भी है, पेरेंटल प्रेशर भी है, सोसाइटल प्रेशर भी है, फिर एडमिशन प्रेशर भी है। तो ये सब चीजें हम ऐसा क्यों नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं जैसे, अगर आप मेरे से बात करें कि भाई सर इसका फिर जैसे जो पहली बात, अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, मैं आगे जी बात में उसका सरल उपाय बताने की कोशिश करूंगा। जब मेंटल हेल्थ पे इतना प्रेशर आ रहा है बच्चों के ऊपर, प्रेशर बच्चा इतना लेते हैं कि आपने रोज अखबार में पढ़ते हैं, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, और हमने, हमारी समाज ने, हमारे सिस्टम ने कोई
चूक नहीं छोड़ी है, कोई मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है इन बच्चों पे, और ज्यादा इनका उनको और मतलब पीड़ित करने के लिए बड़े बड़े फोटो लगाते हैं अखबार में फ्रंट पेज पे, बड़े बड़े फोटो लगाते हैं, ये 99%, 98%। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप इससे? आप दिखाना क्या चाह रहे हैं कि ये बच्चा 98% आया, ठीक है, पर डिस्क्रिमिनेशन तो बेसिस मार्क्स हो रहा है ना। भाई बिल्कुल वो बिल्कुल। बच्चा क्या वो किसी गांव का हो, किसी बैकग्राउंड का हो, जो खुद पढ़ के आया हो, तब तो आप करिए। आप कह रहे हैं मैंने इसको स्कूल के अलावा कोचिंग दी, कोचिंग के अलावा मैंने ये सारे रिसोर्सेज दिए, और उसके बाद उनके मार्क्स वो आते हैं, और आप कहते हैं जी आप और डालिए और पैसा दीजिए हमें, और हम कोचिंग कराएंगे और इसको मार्क्स दे देंगे। ये कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे देशों में, अनिता जी बताना चाहूंगा, ये प्रतिबंध लगा है इस बात पे, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स। मार्क्स, एब्सोल्युटली। क्या है, आप स्कूल के अंदर घुसते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, इनको 98, 99, तो आपने बच्चों को तो मेयर वो प्रोडक्ट बना दिया है, ये 99, 90, 97, 94। मतलब और होता क्या है कि बच्चे पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, अब तो एग्जाम के लिए जाते हैं कि एग्जाम में अच्छे रिजल्ट मिलना है। आप पूछिए किसी से, एजुकेशन का गोल क्या है हमारा? क्या एजुकेशन गोल केवल बोर्ड एग्जाम पास होना है, अच्छे अंक लाना है? ना जीवन कोई किसी अंक से घोषित होती है, क्या ना ही कोई हमें कोई उससे परिभाषित हो सकती है। जीवन का उद्देश्य, शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो है नॉलेज लेना, स्किल्स लेना, हैबिट्स करना, वैल्यू सिस्टम बनाना। ये सब हमारे वो होना चाहिए जो हमारे जो कोर कोर हमारे एथिक्स जो बेसिक डेवलप करना, लाइफ लाइफ स्किल्स डेवलप करना, ये हमारा गोल होना चाहिए एजुकेशन का। इनको मार्क्स कैसे परिभाषित कर देंगे आप? और बोर्ड एग्जाम्स को इतना ज्यादा आपने क्यों आपने उसको अहमियत दे दी है? क्यों हम अलाउ करते हैं बड़े फ्रंट पेज पे जो 20-20 लाख रुपए का ऐड देते हैं फ्रंट पेज के ऊपर, संस्थाएं देती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट देती हैं? इससे आप सोचिए, फायदा किसी का हो ना हो, नुकसान कहाँ हो रहा है? जो माँ बाप पढ़ते हैं, अपने बच्चों को बुलाते हैं, देख उसका फोटो है तेरा नहीं है, ये देखो, क्योंकि हम हर किसी को एडुकेट नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें गलत उन बच्चों के लिए गलत है, हम कह रहे हैं बाकी समाज में कितना उसका असर पड़ रहा है। तो हमें ये चीज रोकनी पड़ेगी, रोकनी बिल्कुल पड़ेगी, ताकि सबका, जो हम इक्विटी की बात करते हैं, तो कल को तो फिर हम ये तो हो गया किसी का पैसा ज्यादा है तो पैसा का फ्रंट पेज पे ऐड आता रहेगा। तो आज किसी का मार्क्स है तो मार्क्स ज्यादा दिखाते रहिए। आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप रखिए अपने पास मार्क्स। और क्या वो मार्क्स सिस्टम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उसकी जो वैलिडिटी रिलायबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमें इस सिस्टम को, ये बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम को पूरी तरीके से रिवैम्प करना पड़ेगा। और मेरा तो ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि वी डू नॉट रिक्वायर अ बोर्ड एजुकेशन सिस्टम, we only require a system which allows students to learn what they want to learn, wish to learn as per their aptitude, interest, and motivation. And we should give all these tools, resources to children, parents, schools, teachers, कि आप लोग जानिए, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आइए सामने मिलके पढ़ते हैं, करते हैं, देखते हैं और कुछ करते हैं। हर कोई ए फॉर एप्पल क्यों सीखता है यहाँ पे? हर कोई केवल ट्रिग्नोमेट्री क्यों करता है यहाँ पे, जब हमें वो आर्ट्स वाला बच्चा भी करता है, वो भी वो करता है। और देखिए पिछली एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, 34 साल में भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो 34 साल में जितनी पीढ़ियां निकली, जितने बच्चे निकले, कितना नुकसान हुआ उनका। और आज भी हमारी एब्सोल्युटली। एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्या वो हम अगले 2, 3, 4, 5 साल, 10 साल में इम्प्लीमेंट कराएंगे? कितनी जल्दी कराएंगे? तो ये मेरा सब नेक्स्ट बहुत, क्वेश्चन। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं चाहूंगा प्लीज आप इस पे फोकस करिए। आई थिंक यू शुड ऑल आस्क ऑल योर लर्न पीपल जो आपके मंच पे आते हैं। यस सर, जी सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था। हम बार बार इसके बारे में बात करें कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमें अभी न्यू लॉन्च हुई है, तो क्या उसका रेलिवेंस है? बिकॉज हमारे पास जो स्टूडेंट है वो बैकवर्ड स्टेट से भी हैं, ट्राइबल एरिया से भी हैं। और अगर हम बात करें हमारी फील्ड का, स्पेशल नीड्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम बात करते हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनके लिए क्या रेलिवेंस है, क्या बेनिफिट्स है, और क्या उनको आने आने वाले फ्यूचर में उनको क्या फायदे मिलने वाले हैं सर? अनिता जी, हमारा जो ये देश में एक बहुत सुंदर चीज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। हमारे कानून भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारी पॉलिसीज भी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है। बट उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसको सही मायने में जमीनी स्तर पर उतारना, ग्रास रूट लेवल पर उसको हकीकत में बदलना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जो समय लगना है और जो उसमें मेहनत लगनी है, सबसे बड़ा चैलेंज वो है। और जो सोच है हमारी, क्या जो सोच, जिस सोच से बनाया गया, पॉलिसी बनाई गई, वो कब तक उतरेगी और किस किस को मिलेगी, किसको नहीं मिल रही है। तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ये वर्क इन प्रोग्रेस को हमें इसको, अगर हमें वाकई 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, डेवलप्ड नेशन बनना है, we need to ensure that we translate our policies into ground realities. Else we will be only suffering from this
सो कॉल्ड फिनोमेना ऑफ, हम जो पॉलिसी मेकर हो गए हमने तो सही कर दिया, जो 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 नीचे वाले हो कहेंगे जो जो मिल रहा है हम वो ले रहे हैं कर रहे हैं, तो दे आर टोटली इज अ बिग डिस्कनेक्ट। इस कनेक्ट करने के लिए हमें एक ही मंच पे आना पड़ेगा। आप हम्म। अनीता जी किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, मैं जब बच्चों से मिलता हूँ उनमें कोई कमी नहीं है, वो बेहतरीन से बेहतरीन देश के युवा हैं। उनके अंदर केवल एक ही जो उनको जो कमी खलती है वो है उनका एक्सपोजर और उनका एक आत्मविश्वास जो हमें बढ़ाना है। वो तब होगा जब सबको हम कहीं ना कहीं उस एक मंच पे एक लेवल पे ला कर रखेंगे। लेकर आएंगे। तो जो एनईपी का कोशिश तो बहुत अच्छी है। आई थिंक वी नीड टू रियली पुट इट ऑन इन प्रैक्टिस। और आपने जो CWSN की बात करी, पर्सनल डिसेबिलिटीज की बात करी, वो तो विषय मेरे दिल के बहुत नजदीक है। और मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि हमें एक स्पेशल एजुकेशन बोर्ड अलग से चाहिए। जब 60 बिल्कुल बोर्ड बन चाहिए। चुके हैं, हम लोग 10 करोड़ लोग हैं, हमारे लिए एक स्पेशल एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता है, ताकि हम कम से कम जो जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनका जो एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी है, जो उनकी जो उनका जो शिक्षा का जो प्रशिक्षण का तरीका है, उनका जो सिलेबस है, जो उनकी IEPs है, क्या हम उनके लिए अलग से बेहतर नहीं बना सकते? क्यों हमें केवल ऐसा सारा जो बोझ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल पे ठोकना है? तो बहुत सारे काम करने का अनिता जी, बट बिल्कुल आई सर। रियली कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस टेकिंग अप दिस इशू। डेफिनेटली सर। तो सर अभी तो और भी बहुत सारी बातें हैं, और जैसे हमने पर्सनली भी हमने डिस्कस किया है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास बात करने के लिए। तो आज शायद समय की बहुत ही असुविधा है हमारे पास कि हमने इतनी सारी बातें की हैं, बट नेक्स्ट और भी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे आपके साथ। और मैं आशा करूंगी आप मुझे इसी तरह से अपना प्रीशियस टाइम दें और एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पर हम और भी टॉपिक्स कवर करें सर। डेफिनेटली बंदे जी, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। मैं केवल इतना फिलहाल जाते जाते, अगर आप मुझे 2 मिनट और दें, दो बिल्कुल तीन सर। मिनट और दें, ये कहना चाहूंगा, जो हमारे छात्र हैं जो सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, अभिभावक सुन रहे हैं, आपको भीड़ चाल में नहीं चलना है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं है। हम यहाँ पे पैदा नौकरी करने के लिए नहीं हुए हैं। नौकरी करना अगर आपका उद्देश्य है वो ठीक है, लेकिन नौकरी के लिए हम केवल शिक्षा लेते हैं ऐसा नहीं है। आप शिक्षा का मायने केवल बोर्ड एग्जाम रिजल्ट नहीं है। शिक्षा का मायना केवल एंट्री एग्जाम नहीं है। तो आई थिंक जो स्ट्रक्चराइजेशन, जो ओवर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हम जो बोर्ड एग्जाम्स को, शिक्षा के ऊपर हम टेस्ट को, एग्जामिनेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जहाँ पे हम स्कूलों के ब्रांड्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं मोर देन दी एजुकेशन, जहाँ पे हम बच्चों की जो बच्चों का जो प्रस्तुतिकरण है, जिस हिसाब से हम उनको जो उनका जो फसाद, जो बच्चों जो अब स्कूल का जो बच्चों को जिसके प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको ज्यादा हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वी ऑल नीड टू wake up to the call of life and see that education is should not be limited to the four walls of the school। क्लास की स्कूल की चार दीवारी तक इसको सीमित ना रहे शिक्षा। और ये हम कहीं ना कहीं हमें एक पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। और जिस प्रकार हम चल रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत सरकार और हमारा जो सिस्टम उसमें लगा हुआ है। और हमारा केवल जो आपने जो मुझसे पूछा, ये निश्चित रूप से एक वेकअप कॉल हम सभी के लिए होना चाहिए। और मेरा संदेश उन माँ बाप के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए है कि जब 9 लाख छात्र सिविल सर्विसेज के लिए बैठते हैं, तो मात्र अगर 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं, इसका मतलब आपका छात्र, आपका आपका बेटा में कोई कमी है ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसमें इकोसिस्टम में, इकोनॉमिक्स जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। और बहुत अच्छा करते हैं वो लोग कई बार, कि जो लोग कई बार एग्जामिनेशन में पास नहीं होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, जो क्लास में फर्स्ट आता है वो जिंदगी में मैंने खुद देखा हुआ है कि जो फर्स्ट आता है उससे अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन उनका होता है जो शायद वो उस समय जो फर्स्ट नहीं आता है। तो मेरा आपके माध्यम से है कि बच्चों को बच्चा रहने दीजिए, पढ़ाई लेने दीजिए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को प्रमोट करें, मार्क्स के ऊपर ओवर रिलायंस ना करें, बोर्ड एग्जाम को ओवर इम्पोर्टेंस ना दें। और हमें जो ऐसी कुछ जो अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है उनको बंद करें, जैसे मैंने मार्क्स को दर्शाने की बात कही है। और ये मान के चले कि बच्चा चाहे आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, चाहे स्ट्रीम वाइज की बात करें, चाहे सब्जेक्ट्स की बात करें, हर किसी चीज में हमें बस हमें अपना, जिसे बोलते हैं पॉलिश डिमांड करना है, हमें अपना धन मजबूत करना है, अपने कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। ईच चाइल्ड शुड नो उसका एप्टीट्यूड क्या है, और उसमें वो अपने लग के काम करेगा, तो उसकी कुशलता कौशलता जरूर कौशल उसका जरूर बढ़ेगा। और उससे कहीं ना कहीं जीवन में उसका वो उसको वास्तविकरण करना कर पाएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम किसी और की दिखाई हुई जिंदगी हम जीने लग जाए, और अंत में हमें लगता है कि हमने जीवन जिया तो क्या जिया, हम तो सिर्फ सिर्फ सांस लेते रह गए, हम जिंदा ही नहीं हो पाए, जिंदा अपने मन की नहीं कर पाए। तो मैं देखता हूँ जिस हिसाब से आपने मन की बात करते हैं, या एक हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो मन की जी। बात करते तो हैं। तो उसी प्रकार आप एक पड़ाव कर रहे हैं, तो ये आप एक पड़ाव पे आप कर तो रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जो आपसे बोला नहीं जा रहा लेकिन आप कर रहे हैं।
आपका वास्तविक रूप से अगर किसी की पहचान करनी हो तो वो देखिए कि उसकी हॉबीज क्या है, वो क्या अलग से हटके करता है। तो मेरा बिल्कुल ये सर। मानना है कि हर बच्चे को हमें समय, स्पेस और इतना मौका देना चाहिए। और मेरी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और थैंक धन्यवाद, आपने मुझे बताया। और मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करूंगा कि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स, और इन सब विषयों पे बात करते रहेंगे। एंड बिल्कुल एनीबडी वुड सर। लाइक टू गिव सजेशन, मैं चाहूंगा वो जरूर आप लीजिए और मुझसे जरूर पहुंचाइए। एंड माय ईमेल आईडी इज देयर विद यू। आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट पीपल शुड कम बैक विद सजेशंस, कमेंट्स, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हर सप्ताह एक आर्टिकल लिखूं, और मैं जी। हमेशा वो आर्टिकल भी करता हूँ। तो सभी को हम इन्वॉल्व करना चाहेंगे, सभी स्टेक होल्डर्स को, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा देश, हमारा राष्ट्र निर्माण जो हो रहा है, और जो दुनिया में जो हमारी मानवता का जो निर्माण है, वो सब हमारे हाथों में है। ये रैट रेस से बाहर निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल गाइडेंस। क्योंकि जो आपने भी गाइडेंस दी हमारे, स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों को हमें स्पेस देना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आई होप कि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो भी इस वीडियो से लर्न करें कि हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, ना कि नंबर्स पे, मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्रिमिनेट करना है। यही हमारी आज की वीडियो का थीम था, मैसेज था सबके लिए। सो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you थैंक so much everyone for watching us, for listening us. Thank you so much, Mukesh sir. Thank you. यू।